मेरा नाम प्रियांशु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिव्यासा। आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ एक दिक्कत का ज्ञान, वो दिक्कत जिससे जूझते हैं मेरे देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग और मेरे देश के गरीब लोग, किसान भाई लोग। अगर मैं बात करूँ उस विषय की, तो उस विषय का नाम है स्नेक बाइटिंग, सांप का काटना। आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूँ कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और सांप के काटने का कारगर इलाज क्या है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ कि सांप के काटने पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब मानकर चलिए कि आपके हाथ पे सांप काट लेता है, यहाँ पर सांप ने काट लिया। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि उस जगह कट ना लगाएं। जो पॉइंट है जहाँ सांप ने काटा है वहाँ पर कट ना लगाएं, जो कि बहुत आम तौर पर लोग करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करना चाहिए वो है कि टोर्निक्यूट कभी नहीं बांधें। टोर्निक्यूट मतलब कि बंद ना लगाएं, कभी भी जहाँ सांप ने काटा है वहाँ बंद ना लगाएं। और तीसरी चीज़ है कि कभी भी उस जहर को सक आउट कर बाहर ना निकालें। ठीक है, कभी भी जो जहर है उसे चूस कर बाहर निकालने का प्रयास ना करें। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ कट नहीं लगाना, टोर्निक्यूट नहीं बांधना, बंद नहीं लगाना और उस जहर को चूस कर बाहर निकालने का प्रयास नहीं करना। ये 3 चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए उस पर बात करें। सबसे पहले कट क्यों नहीं लगाना चाहिए। कट इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पहले से ही आपके हाथ में मौजूद है सांप का जहर, जो सेल डैमेज कर रहा है, जो सेल टॉक्सिसिटी कर रहा है, और ऊपर से आप और सेल डैमेज कर रहे हो कट लगा के। कतई नहीं करना चाहिए, ये दिक्कतें और बढ़ा देगा। दूसरी चीज़, बंद नहीं लगाना चाहिए, कभी भी बंद नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बंद लगाने की वजह से आपके उस पॉइंट ऑफ स्नेक बाइटिंग में जहाँ सांप ने काटा है वहाँ खून का बहाव रुक जाएगा और हो सकता है कि आपको गैंग्रीन हो जाए, क्योंकि पहले से ही उपस्थित है वहाँ सांप का जहर जो सेल्स को डैमेज कर रहा है, और साथ में आपने वहाँ पर खून का बहाव भी रोक दिया, तो हो सकता है कि आपको उस जगह पर गैंग्रीन हो जाए। तो इसलिए कभी भी टोर्निक्यूट नहीं बांधना। तीसरी चीज़, कभी भी जहर को सक आउट करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो पॉइज़न आपके मुंह में एलर्जी कर दे, आपके मुंह में वो सारी दिक्कतें कर दें जो दिक्कतें आपके उस पॉइंट ऑफ स्नेक बाइटिंग में होने वाली है। तो कभी भी पॉइज़न को सक आउट करने का प्रयास नहीं करना, कभी भी उस जहर को चूस कर बाहर निकालने का प्रयास नहीं करना। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको सांप के काटने के बाद क्या करना चाहिए। अभी हमने बात की थी क्या नहीं करना चाहिए, अब मैं बात करना चाहूँगा इस विषय पर कि आपको क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहले है रीएश्योरेंस। आपको अपने मरीज को बार बार समझाना चाहिए कि सांप का काटना जानलेवा हो ये निश्चय नहीं है। ऐसा करने से आपके मरीज़ की दिल की धड़कनें और ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल होगा, आपका मरीज़ घबराएगा नहीं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके मरीज़ की दिल की धड़कनें और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा तो जहर के फैलने की रफ़्तार भी थोड़ी कम होगी। ठीक है, अगर आपका मरीज़ घबराया नहीं तो आपके मरीज़ की हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जहर के फैलने की रफ़्तार भी कम होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने मरीज़ को
तैयार रखिए ट्रांसपोर्ट के लिए हॉस्पिटल में, अर्ली ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। बहुत अनिवार्य है कि आपका मरीज जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा सके। और इसी के साथ साथ प्रयास करिए कि मरीज के जिस हिस्से में सांप ने काटा है उस हिस्से को आप इमोबलाइज कर दें, उस हिस्से की चलन प्रक्रिया आप रोक दें। मान लीजिए कि हाथ में सांप ने काटा है, ठीक है, हाथ में सांप ने काटा है, यहाँ काटा है, तो प्रयास करिए कि एक रोड की मदद से उस हिस्से को बांध दीजिए, ठीक है। एक बैंडेज लीजिए और कॉम्प्रेस बैंडेजिंग कर दीजिए। इसे बोलते हैं कॉम्प्रेस बैंडेजिंग, मतलब कि बैंडेज से पूरा का पूरा आपने बांध दिया। अब इससे क्या होगा, मरीज का वो हिस्सा जिस हिस्से में सांप ने काटा था, अब वो हिस्सा चल नहीं पाएगा, वो हिस्सा इमोबलाइज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, खून का बहाव जो है, खून की जो रफ्तार है इस हिस्से में वो कम हो जाएगी और जहर का फैलना भी कम हो जाएगा। बंद नहीं लगाना है, टूर्निकेट नहीं लगाना है, आप कॉम्प्रेस बैंडेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी तीसरी एक क्रिया थी जिससे कि आपके मरीज़ की जान बच सकती है। पहली क्रिया रीएश्योरेंस, दूसरी क्रिया अर्ली ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल, और तीसरी क्रिया क्या है कि आपको अपने मरीज के हाथ पर आपके मरीज का जो भी हिस्सा सांप ने काटा हुआ है उस हिस्से को इमोबलाइज कर दीजिए। चौथी चीज़ है कि आप अपने मरीज़ के लिए सीपीआर की व्यवस्था तैयार रखिए। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है जिसकी व्यवस्था आपको अपने मरीज़ के लिए रखनी है, ताकि अगर आपके मरीज़ की हालत गंभीर होती है, अगर आपके मरीज़ की सांसें और धड़कनें कमज़ोर होती हैं तो आप अपने मरीज़ को बचा सकें, ठीक है। दिस बेसिक लाइफ सपोर्ट। और पांचवी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने मरीज के उस हिस्से को, जिस हिस्से में सांप ने काटा है, उस हिस्से को हृदय के स्तर से नीचे रखना है। मान लीजिए मरीज़ का हृदय जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, चेस्ट पे है, तो आपको उस हिस्से को, मान लीजिए हाथ पे सांप ने काटा है तो हाथ को हृदय के स्तर से नीचे रखना है, ठीक है। ये स्तर है मरीज़ के हृदय का, और आपको वो हिस्सा जिस हिस्से पे सांप ने काटा है उसको उस स्तर से नीचे रखना है, हृदय के स्तर से नीचे रखना है, ताकि खून का बहाव हृदय तक पहुंचने में थोड़ा समय ले और जहर भी हृदय तक पहुंचने में समय ले, और जहर का जो फैलाव है, जो जहर की फैलने की प्रक्रिया है वो कम हो। तो ये पांचवा एक कदम था जो आपके मरीज़ की जान कुछ हद तक बचा सकता है, ठीक है। अब अगर मरीज़ अस्पताल पहुंच जाता है तो डॉक्टर साहब आपके मरीज़ का कैसे देखभाल करेंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे ताकि आपके मरीज़ की जान बच सके, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके मरीज़ का एग्ज़ामिनेशन करेंगे, आपके मरीज़ को एग्ज़ामिन करेंगे कि आपके मरीज़ को किस सांप ने काटा है, ठीक है। मैंने कहा था कि हमारे देश में 20 सांप है जो कि पॉइजनस हैं, और उनमें से 4 सांप, बिग 4 स्नेक्स के 90% केसेस आते हैं। तो डॉक्टर ये मान के चलेंगे कि उन 4 स्नेक में से किसी एक स्नेक ने ही मरीज़ को काटा है, ठीक है। और उन चारों सांप का नाम हमें बताइए। पहला है कोबरा, दूसरा है क्रेट, और तीसरा है रुसल वाइपर, और चौथा है इंडियन सो स्केल रुसल वाइपर, ठीक है। तो अब मरीज़ जो हमारा डॉक्टर साहब हैं वो एग्ज़ामिन करेंगे कि मरीज़ को किस सांप ने काटा है। सांप के काटने का एग्ज़ामिनेशन करने के लिए हम 2 चीज़ों का
दो चीज़ों को बेसिक पॉइंट लेकर चलते हैं, बेसिक पॉइंट लेकर चलते हैं, और उसमें से पहली चीज़ है न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी, अगर मरीज को न्यूरोटॉक्सिसिटी है तो फिर ये पक्का है कि मरीज को या तो कोबरा ने काटा है या फिर क्रेट ने, या तो कोबरा ने काटा है या फिर क्रेट ने। अब पता कैसे लगेगा कि मरीज को कोबरा ने काटा है या फिर क्रेट ने? अगर स्वेलिंग है, अगर मरीज को स्वेलिंग है जहाँ सांप ने काटा है तो फिर पक्का मरीज को कोबरा ने काटा है, और अगर स्वेलिंग नहीं है तो क्रेट ने काटा है। ठीक है, अगर मरीज को न्यूरोटॉक्सिसिटी है और साथ में स्वेलिंग है तो कोबरा ने काटा है, और अगर सिर्फ न्यूरोटॉक्सिसिटी है, स्वेलिंग नहीं है, तो क्रेट ने काटा है। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा कि मरीज को न्यूरोटॉक्सिसिटी है या नहीं? उसके 3 साइन हैं। ठीक है, 3 साइन है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ तीनों साइन। पहला साइन है ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि ओकुलर में जो मसल्स हैं वो काम नहीं करते, जो ओकुलर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। सेकंड है टोसिस। इसमें क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। मरीज की जो आईलिड है वो नीचे गिरी हुई होगी। ठीक है, उसका भी यही कारण है कि जो मसल्स हैं आई के वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तीसरा जो कारण है न्यूरोटॉक्सिसिटी का, मतलब कि तीसरा जो साइन है, जो तीसरा लक्षण है न्यूरोटॉक्सिसिटी का, वो है ब्रोकन नेक साइन। ब्रोकन नेक साइन जो है वो तीसरा लक्षण है। ठीक है, और चौथा लक्षण जो है वो है, जो चौथा लक्षण है वो ये है क्या? पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। अगर मरीज को पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग है तो फिर ये निश्चित है कि मरीज को न्यूरोटॉक्सिसिटी है, जो कि सबसे गंभीर लक्षण है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया में ओक्यूलर मसल्स काम नहीं करते। टोसिस में जो आईलिड के मसल्स हैं वो काम नहीं करते। ब्रोकन नेक साइन में क्या होता है? नेक टूटी हुई लगती है क्योंकि इसमें नेक के मसल्स काम नहीं करते। पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग में क्या होता है? मरीज की जो एब्डोमेन मसल्स हैं ब्रीदिंग के टाइम पे वो तो काम करेंगे, लेकिन थोरेसिक जो मसल्स हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा लगेगा जैसे कि पेट तो फूल रहा है सांस लेते हुए, लेकिन जो चेस्ट है, जो छाती है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या है? पैराडॉक्सिकल साइन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग होगी। तो ये चारों साइन जो है वो दर्शाते हैं कि मरीज को न्यूरोटॉक्सिसिटी है, और साथ में अगर स्वेलिंग है तो कोबरा ने काटा है, और स्वेलिंग नहीं है तो क्रेट ने काटा है। अब जो दूसरा साइन है वो है हीमोटॉक्सिसिटी। अगर मरीज को हीमोटॉक्सिसिटी है तो ये कन्फर्म है कि सबसे पहले तो मरीज को काटा है इंडियन सो स्केल वाइपर ने। इंडियन सो स्केल वाइपर ने। ठीक है, इंडियन सो स्केल वाइपर एक प्रजाति है, इंडियन सो स्केल रूसेल वाइपर। ठीक है, पूरा नाम है रूसेल वाइपर। और अगर मरीज को हीमोटॉक्सिसिटी के साथ साथ रीनल फेल्योर की दिक्कत भी है और साथ में न्यूरोटॉक्सिसिटी भी है, या फिर सिर्फ रीनल फेल्योर की दिक्कत है और न्यूरोटॉक्सिसिटी नहीं है, तो पक्का है कि मरीज को काटा है रूसेल वाइपर ने। मरीज को काटा है रूसेल वाइपर ने। ठीक है, ये 4 सांप जो है ये है बिग 4 स्नेक। जो ये 4 सांप है, कोबरा, क्रेट और इंडियन सो स्केल वाइपर और चौथा रूसेल वाइपर, ये चारों स्नेक जो हैं ये बिग 4 स्नेक हैं, क्योंकि यही 4 सांप हमेशा मरीज को काटते हैं। 90% केसेस इन चारों सांपों के ही भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर हमने पढ़ा कि अगर मरीज को हीमोटॉक्सिसिटी है तो फिर मरीज को काटा है किसने? इंडियन सो स्केल रूसेल वाइपर ने। और अगर मरीज को हीमोटॉक्सिसिटी के साथ साथ न्यूरोटॉक्सिसिटी भी है और साथ में रीनल फेलियर भी है तो मरीज को काटा है रूसेल वाइपर ने। ठीक है,
तो इसी के साथ हमने एग्जामिन कर लिया कि मरीज को किस सांप ने काटा है, डॉक्टर साहब ने एग्जामिन कर लिया कि किस सांप ने मरीज को काटा है। और अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि सिर्फ स्वेलिंग है उस स्थान पर जहां सांप ने काटा है और उसके अलावा ना तो मरीज को न्यूरोटॉक्सिसिटी है और ना ही मरीज को हीमोटॉक्सिसिटी है और ना ही कोई किसी प्रकार का रीनल फेल्योर है, तो डॉक्टर साहब कंफर्म कर लेंगे, निश्चित कर लेंगे कि मरीज को किसी ड्राई स्नेक ने काटा है, किसी उस सांप ने काटा है जो कि पॉइजनस नहीं है। अब मैं कुछ 3-4 शब्दों के बारे में आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। वो 3-4 शब्द हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी और दूसरी है हीमोटॉक्सिसिटी, हीमोटॉक्सिसिटी। और उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बिग 4 स्नेक के बारे में। बिग 4 अभी पढ़ा हमने बिग 4 स्नेक के बारे में, मैं फिर से बताने वाला हूँ बिग 4 स्नेक के बारे में। बिग 4 स्नेक कौन कौन से हैं? उन 20 पॉइजनस स्नेक में से, जो कि मैंने बताया था आप सभी को कि हमारे देश में 250 प्रजातियां हैं सांपों की, और उसमें से केवल 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि जहरीली हैं। और इन 20 प्रजातियों में से केवल 4 सांप हैं जिनके 90% जो हैं केसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत में 250 प्रजातियां हैं, उनमें से केवल 20 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि पॉइजनस हैं, जो कि जहरीली हैं। और इन 20 प्रजातियों में से 90% मरीज जो हैं सांप के काटने वाले, पॉइजनस सांप के काटने की वजह से आते हैं सिर्फ 4 प्रजातियों में से। उन 4 प्रजातियों का नाम है कोबरा, रुसेल क्रेट, इंडियन सो स्केल, रुसेल वाइपर, ठीक है। और चौथा है रुसेल वाइपर, ठीक है। कोबरा, क्रेट, इंडियन सो स्केल, रुसेल वाइपर और रुसेल वाइपर, ये 4 सांप हैं, ये बिग 4 स्नेक हैं जिनके भारत में 90% मरीज आते हैं, ठीक है। ये इन 20 सांपों में से हैं जो कि भारत में पॉइजनस स्नेक्स मिलते हैं, ठीक है। पॉइजनस जहरीले सांप, मतलब कि जहरीले सांप 20 जो हैं वो मिलते हैं, और ये 20 सांप, ये केवल ये 20 सांप हैं जो कि जहरीले हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हीमोटॉक्सिसिटी और न्यूरोटॉक्सिसिटी होती क्या है। न्यूरोटॉक्सिसिटी और हीमोटॉक्सिसिटी होती क्या है? मैंने बताया था कि न्यूरोटॉक्सिसिटी के 4 साइन हैं, और उनमें से पहला साइन क्या था? टोसिस, और दूसरा साइन था ऑप्थेल्मोप्लेजिया, और तीसरा साइन था ब्रोकन नेक साइन, और चौथा साइन है पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, जो हम पढ़ चुके हैं। क्यों होते हैं ये 4 साइन, क्यों आते हैं मरीज को ये 4 लक्षण? मरीज को ये 4 लक्षण इसलिए आते हैं क्योंकि उस जहर ने, जो कि सांप के काटने की वजह से मरीज के अंदर दाखिल हुआ है, उस जहर ने मरीज के NM निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? एसिटाइलकोलिन अपना काम नहीं कर पाएगा और मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे, और मेनली स्केलेटल मसल्स हो जाएंगे पैरालाइज, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है वो अपने स्केलेटल मसल्स पर काम, हमारे स्केलेटल मसल्स पर काम करने के लिए NM रिसेप्टर्स का सहारा लेता है, ठीक है। इसकी वजह से जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, और मरीज को मेन जो दिक्कतें आएंगी वो आएंगी टोसिस, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ब्रोकन नेक साइन और पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। ये कुछ साइन हैं जो दर्शाएंगे कि मरीज को न्यूरोटॉक्सिसिटी है। अब बात करते हैं हीमोटॉक्सिसिटी की। अगर मरीज को हीमोटॉक्सिसिटी है तो मरीज को सबसे पहले तो क्या होगा?
हीमोलाइसिस होगा, हीमोलाइसिस होगा। उसके बाद दूसरा साइन आएगा कि मरीज को जब हीमोलाइसिस होगा तो खून का जो यूरिन है उसका रंग ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन यूरिन। पिगमेंट और जो ब्लड सेल्स हैं जब वो खून में जाएं, जब वो किडनी में जाएंगे तो इसकी वजह से रीनल फेल्योर हो सकता है, रीनल फेल्योर भी हो सकता है। ठीक है, मरीज को एसिडोसिस होने की वजह से पोटेशियम लेवल मरीज का बढ़ सकता है। पोटेशियम लेवल, भाई रीनल फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गई, और किडनी का काम है खून को बेसिक रखना। इसकी वजह से क्या होगा, खून बेसिक नहीं रह पाएगा क्योंकि किडनी तो फेल हो गई। तो अब क्या होगा, मरीज को होगा एसिडोसिस। और जब एसिडोसिस होता है तो मरीज के खून में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेल में एसिड भर जाती है, और जब सेल में एसिड भरेगी, सेल में H+ आयन बढ़ेंगे तो वो रिप्लेस कर देंगे पोटेशियम आयन को, और पोटेशियम आयन बाहर खून में भागने लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया। और ये हाइपर कैलेमिया आपको दिक्कत कर सकता है, आपके दिल को दिक्कत कर सकता है, आपके नर्व इम्पल्स कंडक्शन को दिक्कत कर सकता है, आपके न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन है उसे दिक्कत कर सकता है, आपके मसल्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दिक्कतें हैं जो हीमोटॉक्सिसिटी में होती है। और एक और दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत, सेल्यूलर टॉक्सिसिटी भी, जो सेल्स हैं वो भी अब डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जो सेल्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे हीमोटॉक्सिसिटी की वजह से। हीमोलाइसिस होगी, ब्राउन यूरिन होगा, रीनल फेल्योर होगा, जिसकी वजह से किडनी काम नहीं कर पाएगी, किडनी खून को बेसिक नहीं कर पाएगी, और आपको हो जाएगा एसिडोसिस। और एसिडोसिस होने की वजह से पोटेशियम मात्रा बढ़ जाएगी, आपको हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने एसिडिक जो हाइड्रोजन आयन है उसने रिप्लेस कर दिया पोटेशियम को, और आपको हाइपरकैलेमिया हो गया। आपको सेलुलर टॉक्सिसिटी भी होगी, आपके सेल्स भी डैमेज होंगे। ठीक है, ये सब दिक्कतें आपको होने वाली है हीमोटॉक्सिसिटी में। अब आप कहेंगे कि बीमारी तो बता दी, इलाज क्या है ये भी बताइए। तो मैं कहूँगा कि इलाज हीमोटॉक्सिसिटी का क्या है, इसको पढ़ने के लिए हम एक और क्लास देंगे आपको। उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी, कि न्यूरोटॉक्सिसिटी जो बीमारी है, जो दिक्कतें इसमें हो रही हैं, उसे ठीक कैसे किया जाए। न्यूरोटॉक्सिसिटी को ठीक करने के लिए आपको मरीज को देना होगा सबसे पहली एक दवाई, जिसे बोलते हैं एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेज इनहिबिटर। अब आप समझ गए होंगे कि ये दवाई क्या करने वाली है। ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज उसे इनहिबिट कर देगी। अब एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं, ठीक है। और जब एसिटाइल कोलिन नहीं टूटेगा तो सिनेप्स में एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और अब आपका मरीज ठीक से अपने न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ कर पाएगा। ठीक है, अब कौन सी, मैं एक दवाई का नाम बताना चाहूँगा जो बेहतरीन होती है इस मर्ज़ में, उसका नाम है नियोस्टिगमिन। बेहतरीन दवाई है इस मर्ज़ में, ताकि एसिटाइल कोलिन की मात्रा आपके सिनेप्स में बढ़ जाए, आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर क्या हो, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिशन हो जाए। ठीक है, नियोस्टिगमिन की वजह से। नियोस्टिगमिन ही देनी है क्योंकि नियोस्टिगमिन एक लिपिड इनसोल्यूबल दवाई है। इसका एक और भाई होता है, वो है फिजियोस्टिगमिन। आपको वो नहीं देनी क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है, और लिपिड सोल्यूबल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर से काम नहीं करती। वो काम करेगा ऊपर सिनेप्स में और आपके गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स पर। इन चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे अगर आपको समझ नहीं आ रही। अभी आपके लिए ये समझ लीजिए कि नियोस्टिगमिन इज़ द बेस्ट ड्रग इन न्यूरोटॉक्सिसिटी व्हेन यू आर फेसिंग अ पेशेंट ऑफ स्नेक बाइटिंग। ठीक है, कोबरा या फिर क्रेट बाइटिंग की वजह से जो होती है। ठीक है, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि
एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ने की वजह से जो एनएम मसल्स हैं वो तो अब ढंग से काम करने लगेंगे, क्योंकि खूब जो मात्रा है एसिटाइलकोलिन की वो हो चुकी है हमारे सिनेप्स में। लेकिन साथ में एक दिक्कत होने वाली है, वो ये है कि मस्करिनिक रिसेप्टर्स भी खूब एक्टिव हो जाएंगे, है ना। जो सिनेप्स में मस्करिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो भी खूब एक्टिव हो जाएंगे और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होने वाली है, जैसे कि सलाइवेशन होगी, ठीक है, स्वेटिंग हो गई, ठीक है। हो सकता है कि मरीज़ की दिल की धड़कनें कम होने लगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मस्करिनिक जो एक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। हो सकता है कि आपके मरीज़ की यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए। हो सकता है कि आपका मरीज़ बार बार डिफिकेट करने लगे, क्योंकि रेक्टल मसल्स की मूवमेंट बढ़ चुकी है ना। क्योंकि क्या है, जो हमारा मस्करिनिक रिसेप्टर है वो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या होने वाला है, आपके स्टमक में एसिड का सिक्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें आपको हो सकती हैं साथ में जब आप नियोस्टिगमिन दोगे। तो आपको क्या करना है, साथ में एक दवाई और ऐड कर देनी है, एट्रोपिन। एट्रोपिन इज़ अ मस्करिनिक ब्लॉकर, ठीक है। इसे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है एट्रोपिन, वो आप साथ में ऐड कर दीजिए। अब कैसे देनी है दवाई उसकी बात करते हैं कि कैसे आपको एट्रोपिन और नियोस्टिगमिन के डोजेज देनी है। आपको सबसे पहले मरीज़ को देना है एट्रोपिन। सबसे पहले आप एट्रोपिन दे दीजिए अगर आपको लगता है कि मरीज़ को न्यूरोटॉक्सिसिटी है, ठीक है। एट्रोपिन दीजिए 0.6 mg एडल्ट में, और अगर बच्चा है तो 0.02 mg पर kg, ठीक है, ये चिल्ड्रंस में, ठीक है। और बाद में दीजिए आप नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन दीजिए 0.5 mg, और या फिर बच्चों में 0.01 mg पर kg इन चिल्ड्रन। देनी कैसे है, आप पहले दीजिए 1 डोज एट्रोपिन की, फिर 4 डोज दीजिए नियोस्टिगमिन की, 0.5 mg की, 0.5 mg की, 0.5 mg की, और फिर से 0.5 mg की, 4 डोज दीजिए। फिर दीजिए 1 डोज एट्रोपिन की, फिर 4 डोज ये, 1 डोज ये, 4 डोज ये। इस प्रकार से आप आपके मरीज़ में होने वाली न्यूरोटॉक्सिक दिक्कतें, जैसे कि टोसिस, ठीक है। सबसे मेन दिक्कत जो है वो है पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, जिसकी वजह से आपके मरीज़ की जान जा सकती है। एट्रोपिन और नियोस्टिगमिन ये वो 2 दवाइयाँ हैं जिनसे आपके मरीज़ की जान बच सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मरीज़ का इलाज हो उस पॉइज़न से, जो पॉइज़न सांप ने आपके शरीर में दाखिल किया है, आपके मरीज़ के शरीर में दाखिल किया है, तो मैं बताना चाहूँगा एक दवाई का नाम, इसका नाम है एंटी स्नेक वेनम सेरम। एंटी स्नेक वेनम सेरम आप अपने मरीज़ को दे सकते हैं, ताकि आपके मरीज़ को पॉइज़न टॉक्सिसिटी ना हो। एंटी स्नेक वेनम सेरम एक एंटीबॉडी से भरपूर एक सेरम है, जिसमें जो कि एक पॉलीवैलेंट वैक्सीन है, पॉलीवैलेंट है। और बात की जाए तो ये चारों ही स्नेक्स पर काम करेगी, कोबरा के वेनम पे भी, क्रेट के वेनम पे भी, और रुसेल वाइपर के भी, और इंडियन सोस्केल रुसेल वाइपर के भी, ठीक है। सभी स्नेक के वेनम पर ये काम करेगी। अगर बात की जाए डोज़ की, तो एंटी स्नेक वेनम सेरम का डोज़ कुछ यूँ रहेगा कि सबसे पहले आपको एडल्ट्स में 10 वायल्स देनी है, 10 वायल्स देनी है 500 ml NS में, 500 ml NS में, ठीक है। और 30 मिनट में आपको इन्फ्यूज़ करना है ये 500 ml NS विद द 10 वायल्स ऑफ एंटी स्नेक वेनम सेरम, ठीक है। अगर आपके मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं होती है और आपका मरीज़ ठीक रिस्पॉन्स शो करता है इस एंटी स्नेक वेनम सेरम से, तो आप अगली 10 वायल्स भी पेशेंट को उसी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। आपको 20 वायल्स इसे देनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके
मरीज में कुछ दिक्कत हो, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो तो क्या करना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दीजिए अपने मरीज को 100 ml हाइड्रोकोर्टिज़ोन, तैयार रखिए अपने पास हाइड्रोकोर्टिज़ोन 100 ml, ताकि अगर आपके मरीज को कभी भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो इससे तो आप वो दे सकें। साथ में तैयार रखिए 10 mg फेनरअमाइन मैलिएट, ठीक है। और अगर आपके मरीज को इस एंटी स्नेक वेनम सेरम से एनाफिलेक्टिक शॉक होता है तो तैयार रहिए 0.5 mg एड्रेनलिन के साथ आपको अपने मरीज को देना है 0.5 mg एड्रेनलिन, अगर आपका मरीज एनाफिलेक्टिक शॉक से पीड़ित होता है इस एंटी स्नेक वेनम सेरम थेरेपी के दौरान। तो इस तरीके से आप अपने मरीज की सुरक्षा कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने मरीज का इलाज कर सकते हैं। अगर बात की जाए चिल्ड्रंस में तो डोज रहेगी 10 वायल्स नहीं, स्टार्टिंग में आप 4 या 6 वायल्स दीजिए, ठीक है। प्रयास करिए कि शुरू में कम डोज रहे, 4 डोज रहे, 4 वायल की डोज रहे, और 4 वायल की डोज़ आपको 250 ml NS में मिलाकर दे देनी है, और फिर हर 1 घंटे बाद ये डोज़ चलाते रहनी है, और 15 वायल्स को ही मैक्सिमम देनी है। चिल्ड्रंस में 15 वायल्स मैक्सिमम देनी है, 4 से 6 वायल्स एंटी स्नेक वेनम सेरम की देनी है, ठीक है। ये चिल्ड्रंस के लिए डोज़ है, ठीक है, 4 से 6 वायल, और फिर हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद 4 से 6 वायल की देनी है, हर 1 आवर के बाद, ठीक है। ये डोज़ रहेगी चिल्ड्रंस के लिए। इसी के साथ हमने देख लिया कि न्यूरोटॉक्सिक वाले मरीजों को हमें कैसे ठीक करना है, हीमोटॉक्सिक वाले मरीजों को हमें कैसे ठीक करना है। इस चीज़ को देखने के लिए इंतज़ार करिए मेरी अगली वीडियो का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी संशय हो या कोई सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका सुझाव हमें बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा।